हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। यह हमारा लेक्चर 3 होगा इन फिजिक्स, जो कि ऑल इंडिया बैच के नाम से मैंने यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा हूँ। जैसे पहले 2 लेक्चर में आपने देखा कि हमने जो फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज होने वाली है वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बारे में हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, जो बेसिक डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स में यूज होंगे उसके बारे में आपको मैंने डिटेल में समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि d/dx ऑफ x टू द पावर n, तो वो होता है n इंटू x टू द पावर n-1। d/dx ऑफ sin x वो होता है cos x। d/dx ऑफ cos x that is माइनस sin x। d/dx ऑफ tan x वो होता है सर sec स्क्वायर x। d/dx ऑफ cot x सर माइनस cosec स्क्वायर x होता है। d/dx ऑफ sec x सर sec x का होता है sec x इंटू tan x। d/dx ऑफ cosec x सर माइनस cosec x इंटू cot x। फिर हमने ये भी आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 फंक्शंस हैं u एंड v, अगर u एंड v 2 फंक्शंस हैं, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, अगर एडिशन में दिए हुए जैसे u प्लस v दिया हुआ है या u माइनस v दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस पे या माइनस पे। तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ u, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, d/dx ऑफ v। ऐसे u प्लस अगर प्लस माइनस v दिया हुआ है तो उस पर डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन में 2 फंक्शन दिए हुए हैं u डॉट v, तो सर आप u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो, प्लस v को छोड़ो, u को डिफरेंशिएट करो। मैंने बोला कि अगर u बाई v दिया हुआ है, इसको हम लोग जो कि मैंने आपको बताया था कि कोसेंट रूल के नाम से जानते हैं इसको, u बाई v, तो उसमें क्या है सर, v को छोड़ो, u को डिफरेंशिएट करो, माइनस u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो, अनडिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो ये सारी चीजें और इस पे बेस्ड हमने एग्जांपल्स भी आपको लास्ट क्लास में समझाया था। आज का लेक्चर हम जो बेसिक इंटीग्रेशंस जो फिजिक्स में यूज होंगे और जो वेक्टर आपका यूज होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन। अब हमको समझना है कि ये जो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं ये हमको फिजिक्स में कैसे काम आएगा। तो मैं आपको फिजिक्स में समझाने के लिए आप एक चीज याद रखिए कि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है, अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो इसका मतलब हो गया एडिशन। एडिशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन। ठीक है, तो ये सब चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स जो इंटीग्रेशन जो आपको काम आएंगे फिजिक्स में, वो मैं पहले आपको समझा देता हूं, वो लिख देता हूं। उसके बाद तब हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि ये इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स में कैसे काम आएगा। ठीक है, तो लिखिए, पहला आप लिखिए कि मैं स्टार्ट हो गया डिफरेंशिएशन से ही। लिखिए, ये जो साइन होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन में एक चीज याद रखें, अगर मैं यहां पे कोई भी फंक्शन अगर x का है तो dx चाहिए उसको इंटीग्रेट करने के लिए। क्या मैंने बोला, अगर यहां पे फंक्शन x का है तो dx चाहिए। अगर यहां फंक्शन t का रहेगा, f ऑफ t रहेगा, तो हमको क्या चाहिए सर, dt चाहिए। अगर f ऑफ z है तो dz चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं लिख दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ t dx, क्या ये इंटीग्रेशन हो पाएगा, नहीं सर, फंक्शन तो t का है तो dt चाहिए तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज आप क्लियर रखें कि यहां पर जो भी फंक्शन रहेगा तो जैसे अगर dx है तो t चाहिए, dt है तो dx है तो मुझे x का फंक्शन चाहिए, जैसे t है तो यहां पे dt चाहिए। अगर मैं यहां पे dx की जगह अगर मैं यहां पे आपको लिख दूं कि भैया ये t dt है, t dt, क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, तो आप कह सकते कि हाँ सर ने समझाया है कि यहां पे अगर f ऑफ x है तो dx चाहिए, f ऑफ t है तो dt चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्लियर है, क्लियर है सर, ओके। अब देखिए, पहला आप एग्जांपल लिखिए, पहला एग्जांपल जो
पहला जो फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेशन में जो यूज करेंगे वो आप लिखिए। पहला हो सर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है सर? इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अभी जितना मैं समझा रहा हूं उतना लिखिए, ठीक है? जो भी चीज आएगा जिस वक्त मैं उस वक्त समझा दूंगा, कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है? दूसरी चीज लिख ली, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका होता है sin x। तीसरी लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसका होता है माइनस cos x। रट जाइए। चौथा मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका होता है log mod x। और यहां पे सब में c जोड़ लीजिए, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, इसका होता है e टू द पावर x प्लस c। ओके, ये 5 से ही बेसिकली आपके लिए तो यही यूजफुल है। आप देखेंगे ज्यादातर आपको यही यूजफुल होगा। छठा आप लिखिए, इसको भी रिमेंबर कर लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर मैं पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर होता है x। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। तो मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, तो आप बोलेंगे t। भैया इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है? x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा इंक पिला देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? ठीक है, चलिए अब एक एक करके मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, वो आप समझते जाइए एक एक करके। पहला मैं कुछ एग्जांपल करूंगा x टू द पावर n dx के, तो ये सारे मैं मिटा देता हूं। ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है सर? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मैंने जो समझाया था कि f ऑफ x है तो dx चाहिए। देखिए हर जगह x है तो dx है, x है, इसका थीटा क्या है? अरे cos का मतलब कुछ नहीं होता जब तक cos के आगे जो वेरिएबल नहीं लगा रहता। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। तो ये फंक्शन किसका हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट यहाँ पे थीटा x है तो dx चाहिए। साइन x है तो dx चाहिए। 1/x है तो dx चाहिए। e टू द पावर x है तो dx चाहिए। और इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। ओके ओके सर, चलिए अब देखिए क्यों मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया हूं, वो पहले समझ लेते हैं। इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसी पे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको बोलूं कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स क्वेश्चन जैसे मैंने दे दिया कि मान लीजिए हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं बोलूं कि भैया इसको इंटीग्रेशन करके दिखाओ। y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, आपने क्या किया भैया? इसको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर n dx के फॉर्म में, एक्स टू द पावर n dx के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात, इंटीग्रेशन के लिए अगर यहां x है तो dx चाहिए, तो आप इस तरह से नहीं लिखते। आप बोलेंगे कि सर बताइए आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन आप पूछ रहे हो क्या? कि हाँ भाई इसकी मैं इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पे फंक्शन x का है तो dx दिया हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे सर? तो यही फॉर्म है x टू द पावर n dx का। हम कि n क्या है सर? 2 है, तो लिख दीजिए आप सर
एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट। सर कांस्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, अगर यहां पे लिमिट दिया हुआ है कि ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ठीक है, यहां तक समझिए, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3/4 dt, यहां फंक्शन t का है तो dt चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, नहीं तो अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। f of x dx, f of t dt, f of z dz, तो ये t टू द पावर 3/4 dt है, फंक्शन है t का तो dt है। हां सर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम, सर ये तो x टू द पावर n फॉर्म में है, x टू द पावर n फॉर्म में है ना भैया, x यहां पे x है तो यहां पे t है, n की जगह 3/4 है, dx है तो dt है। क्लियर है, क्लियर है सर। तो क्या हो जाएगा सर, n x टू द पावर n प्लस वन, मतलब n है 3/4, तो 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर। इसका क्या हो जाएगा सर, ये इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 7/4, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 7/4 डिवाइडेड बाई 7/4 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं 4t टू द पावर 7/4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस सम कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके, नहीं तो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। ओके ओके सर, डिलीट कीजिए, कर दीजिए सर कि लो भाई। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं इसी फॉर्म का। अगर मैं आपको दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx, और मैंने आपको यहां पे एक लिमिट दे दिया कि मान लीजिए 2 से लेके 4 तक मुझे इंटीग्रेट करना है। इसको बोलते हैं कि अगर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो वो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यहां पर लोअर लिमिट। अगर मैं इसको a से लेके b तक बोलूं तो यहां अगर मैं a लिख दूं, यहां पे b लिख दूं, तो b हमारा क्या है, यह है अपर लिमिट, और a हमारा क्या है सर, ये है लोअर लिमिट। तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है तब c नहीं आएगा, तब c नहीं आएगा सर यहां पे। लेकिन अगर लिमिट नहीं दिए हुए हैं तो आपका कांस्टेंट टर्म आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन दिए रहेंगे जिससे आप उस c की जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लिमिट दिया हुआ है तो आप देखेंगे हमको कांस्टेंट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये करके और यहां पे मैं पुट कर दूंगा कि लिमिट कहां से कहां तक है, a से लेके b तक। जैसे इस एग्जांपल को देखिए आप, x² dx लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4 तक। सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहले आप इंटीग्रेट कीजिए। किस फॉर्म में है सर, ये f of x dx वाला फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है सर, x टू द पावर n dx वाले फॉर्म में है। अगर x टू द पावर n dx फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसका तो हो जाएगा x टू द पावर n + 1 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3। और क्योंकि यहां पे लिमिट दिया हुआ है कहां से कहां तक सर, ये 2 से लेकर 4 तक बोल रहा है, 2 से लेकर 4 तक, तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो इसका सॉल्व कैसे होगा सर, आप फंक्शन में जाओ और x की जगह अपर लिमिट पुट करो, फंक्शन में जाओ x की जगह अपर लिमिट पुट करो, माइनस फंक्शन में जाओ x की जगह लोअर लिमिट पुट करो, तो आपको वो वैल्यू आ जाएगा इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx लिमिट 2 to 4। ठीक है, तो फंक्शन में मैं गया और x की जगह 4/3 है ना, तो 4³/3 माइनस 2³/3, ये मेरा आंसर हो गया। तो कितना हो जाएगा सर, 4³ 4 4 जा 16,
16 4 जा 64, अरे 4 चौके 16, चौके 64, 64/3 मतलब 64/3 माइनस 2 का क्यूब सर 8/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56/3। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। चीजें मैं काफी क्लियर करके बता रहा हूं कि दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स में आपको लिमिट दिया रहेगा, जैसे यहां पे मैंने आपको अभी दिया है a टू b। a क्या है लोअर लिमिट, b क्या है हमारा अपर लिमिट। अगर लिमिट दिया हुआ है जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जिस फंक्शन की, अगर उसमें लिमिट दिया हुआ है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। लिख लीजिए कहीं पे कि कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। अगर लिमिट नहीं है तब इसके बाद इंटीग्रेशन प्लस c आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अगर लिमिट दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ जाऊं? बोलिए बोलिए भाई लोग, बढ़ जाइए सर, आगे बढ़ जाइए। चलिए ओके, तो ये तो x टू द पावर n फॉर्म हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, उससे सारे चीजें दूर हो जाएगी। जैसे मैंने ले लिया अगर मैं बोलूं कि भैया मुझे इंटीग्रेट करके दिखाओ, क्वेश्चन नोट डाउन करें, इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ प्लस 2x टू द पावर -5 माइनस 7x प्लस 1/√x प्लस 5/x, और ये इसके अंदर ऐसे है dx। ठीक है, कोई भी लिमिट का टर्म नहीं दिया हुआ है, कोई भी लिमिट का टर्म नहीं दिया हुआ है। 5x³ प्लस 2 इंटू x टू द पावर -5 माइनस 7x प्लस 1/, यह है √x, 1/√x प्लस 5/x dx। इसमें आप देखेंगे जो भी चीज मैंने लिखाया है वो सारे यहां पे रूल्स को मैं अप्लाई करूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो एक चीज आप याद रखें, जैसे मैंने बोला था यहां पे आप देखें कि प्लस लिखा हुआ है, ये 5x³ है, प्लस है 2x टू द पावर -5 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1/√x प्लस 5/x, और सारे में मल्टीप्लाइड है dx। तो इंटीग्रेशन की एक खूबी होती है कि इंटीग्रेशन है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस पे और माइनस पे। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस और माइनस पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं कि इंटीग्रल 5x³ और dx तो मल्टीप्लाइड होगा ही, क्योंकि आपको मालूम है अगर x का फंक्शन है तो dx होना जरूरी है ताकि मैं इंटीग्रेट कर सकूं। अगर x का फंक्शन है तो dx होना जरूरी है ताकि मैं उसको इंटीग्रेट कर सकूं। अगर सर यहां पर लिखा रहता 5t³ तो dt होना जरूरी है, तो dt होना जरूरी है। अगर यहां फंक्शन है t का तो dt होना जरूरी ही है, नहीं तो अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। सर इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्या प्लस और माइनस होने पे? हम कि हाँ भाई इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहां पर भी प्लस एंड माइनस रहे। तो मैंने कर दिया 5x³ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो 2x टू द पावर -5 dx माइनस 7x dx प्लस प्लस लिख दीजिए इंटीग्रल 1/, अच्छा √x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x टू द पावर 1/2? हाँ सर लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रल 5/x dx। ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैं सारी जो कॉन्सेप्ट है
एक क्वेश्चन और लूंगा, उससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ले लूंगा, और इसमें मैंने जितने भी पॉलिनोमियल्स या रूट वाले क्वेश्चन है वो सारे मैंने x टू द पावर n फॉर्म का ले लिया है, एक log x का भी ले लिया है, और अगले एग्जाम्पल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को, इंटीग्रेशन को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हमको उतने ही नॉलेज चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है सर, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सर ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, हमको याद करो डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहता था फंक्शन के साथ तो तुम क्या करते थे? आप सभी लोग अभी 12वीं में हैं, आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग तो ये चीज जान चुके होंगे कि अगर सर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट को आप बाहर निकालो और तब उसको डिफरेंशिएट करो। यही तो करते हैं डिफरेंशिएशन में आप लोग। सेम वे अगर मैं यहां कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ, एक्सक्यूटी के साथ, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकालो। मैंने बोला अच्छा कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, अब इसको इंटीग्रेट करो x टू द पावर 3 dx का। तो x टू द पावर 3 dx किस फॉर्म में है? ये तो सर इस फॉर्म में है, x टू द पावर n dx, इसका होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एक बार मैं देख लूं कि जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूं वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया कि x टू द पावर 3 dx है, तो 5 को बाहर निकालो और तब इंटीग्रेट करो सर। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा सर, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सर एक कांस्टेंट टर्म ही आएगा ना, हम की मान ले, दिमाग में रख ले c1 है, दिमाग में रख लो उसका वैल्यू c1 है। अच्छा, प्लस 2 है, 2 लिखा, बाहर कर दिया। x टू द पावर n फॉर्म है, -5 है, लेकिन n की वैल्यू -5 है ना, और फंक्शन x का है, dx लिखा हुआ है, तो किस फॉर्म में आ जाएगा सर? ये तो इसी फॉर्म में है, x टू द पावर n dx। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहां पे हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा c2, इसके लिए c1, इसके लिए c2, इसके लिए c3, इसके लिए c4, इसके लिए c5। तो c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 प्लस c5 मैं लास्ट में लिख दूंगा, वो सारे क्या है? एक कांस्टेंट है। क्लियर है? अरे भैया क्लियर है ना? ठीक है। माइनस लिखा सर, अगेन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, हमके बाहर लिख लो x dx। सर x dx हमके x पे पावर क्या है? 1 है सर, तो ये तो वही फॉर्म है ना x टू द पावर n dx का। हाँ सर समझ में आ गया, इसका हो जाएगा सर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं सर? ये नीचे में लिखा हुआ है 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2, तो अगर मैं ऊपर में ले जाऊंगा तो ये x टू द पावर -1 बाई 2 नहीं लिखा हुआ है, बोलिए, ये 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं ऊपर में ले जाता हूं तो क्या वो लिखा हुआ है x टू द पावर -1 बाई 2? हाँ सर, तो ये भी तो फॉर्म है, किसका होगा? तो x टू द पावर n फॉर्म का है, ये जो है वो x टू द पावर n फॉर्म का है, क्योंकि ऊपर में आप इसको ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे x को, तो x टू द पावर -1 बाई 2 आएगा, और x टू द पावर -1 बाई 2 है, तो हमारा बन गया n, x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1, तो n है -1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 बाई 2 प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा, यहां पे सर 5 बाई एक्स, के पहले 5 को बाहर निकालो, और क्या बच गया सर? 1 बाई एक्स dx बच गया। तो 1 बाई एक्स dx किसका इंटीग्रेशन है सर? log x, log mod x, तो log mod x, और इसके लिए c1 आया, इसके लिए c2 आया, इसके लिए c3 आया, इसके लिए c4 आया, इसके लिए c5 आया, तो मैं सबके जगह पे एक कांस्टेंट लिख देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो मेरा काम नहीं है सिंप्लीफाई करना, यहां मैं सिखा रहा हूं कि ये सब अब डिवाइड करना तो आपको आता ही है ना, समझ रहे हैं? यहां पे मैंने आपको पता है ये 1 बाई एक्स dx, याद करो भैया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx log mod x। अगर यहां पे लिमिट नहीं है तो प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, वही सारे कांस्टेंट का c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 प्लस c5 मैंने सबकी जगह पे एक कांस्टेंट डाल दिया। क्लियर है? कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन।
ठीक है, ठीक है सर, कर लूंगा सर। चलो नोट कर लिया, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है सर, बन रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं। चलिए अब एक और मैं क्वेश्चन ले लूंगा, तो उसका भी, उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं अगर आपको ले लेता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x, सर dx होना जरूरी है हमके? हाँ जरूरी है भाई। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इसका तो जगह 3 के बाहर निकालो आप, हमके हाँ, ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। और देखो इंटीग्रेशन में तुम सवाल पूछ सकते हो, जैसे हमने आपको पढ़ाया है कि sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। लेकिन एक सवाल भी आप पूछ सकते हो इंटीग्रेशन से। अगर sin x का आपको इंटीग्रेशन चाहिए तो आप सवाल कीजिए। क्या सवाल करेंगे? किसको डिफरेंशिएट किए कि तुम आए? किसको डिफरेंशिएट किए कि तुम आए? सर किसको डिफरेंशिएट किए कि sin x आया? सर d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस sin x, होता है कि नहीं? अगर मैं d cos x लिख दूं, d cos x, तो ये क्या हो गया? माइनस sin x इंटू डी एक्स हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ। अगर मैं इंटीग्रेशन का दोनों तरफ साइन लगा दूं, ये माइनस को चेप के इधर लगा दूं, तो बताइए sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर d cos x लिखा हुआ है, d मतलब कि बहुत छोटा सा cos x, मतलब कि d cos x, d cos x, d cos x, इसको समझिए आप, इसको भी समझ, मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। इसलिए मैंने लिखा है एडिशन। अगर हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड ले लिया मैंने, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, हमारा पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर में आपको मिलेगा। अच्छा मान लेते हैं कि इस पे ये हमारा रॉड है, अच्छा, और इस रॉड की लेंथ है L, इस रॉड की लेंथ है L। मैंने इस रॉड की एक छोटा सा पार्ट काटा, छोटा सा पार्ट काटा, और मैंने बोल दिया कि ये है ना DL लेंथ का है। ये जो छोटा सा ये वाला पार्ट, ये है, ये क्या है? DL लेंथ का है। अच्छा मैं ऐसे ही एक स्ट्रिप काटते जाऊं, DL लेंथ का, DL लेंथ का, DL लेंथ का, DL लेंथ का, और उन सभी को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे ये कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड मिल सकता है क्या? भैया मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड है, उसका एक छोटा सा पार्ट काट लिया, मैंने बोला उसकी लेंथ है DL, और ऐसा ही मैं छोटे छोटे स्ट्रिप काट रहा हूं, और उसके बाद मैं बोलूं कि DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL ऑन सो ऑन करता जाऊं, तो क्या मुझे कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड मिल जाएगा। तो इसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ DL। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन। DL का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर L। जैसे मैंने आपको लिखाया था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ d cos x क्या होगा? सर dx का इंटीग्रेशन x, मतलब छोटे छोटे dx को आप ऐड कर रहे हो क्या? हम कि हाँ भाई। ये छोटे छोटे DL को ऐड कर रहे हो क्या? हम कि हाँ भाई। तो छोटे छोटे d cos x को ऐड कर रहे हो क्या? हम कि हाँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ d cos x तुम्हें क्या देगा? सर कंप्लीट cos x मुझे मिलेगा, और यहां लगा दो इस माइनस को, मैं अगर इधर पे ये माइनस लिख रहने दो, माइनस cos x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हुआ कि नहीं? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा, तो माइनस cos x, यही तो लिखा है मैंने आंसर में। आप जाके नोट्स में चेक करें, मैंने यही तो लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है? माइनस cos x होता है। और मैंने आपको समझा दिया है d cos x का इंटीग्रेशन ऑफ d cos x, माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये cos x कैसे आया। इसीलिए हम लोग फिजिक्स में इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन। मैंने आपको समझाया है कि कैसे एक रॉड है, एक रॉड की लेंथ L है, मैंने इसका छोटा सा टुकड़ा काट लिया, मैंने बोला है कि एक रॉड है, एक L लेंथ की रॉड है, जैसे ये एक रॉड है ना, और इस L लेंथ की रॉड की मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। छोटा सा जो अगर मैं L लेंथ का रॉड है उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लूं, और मैं बोलूं कि इसकी जो लेंथ है ना वो DL लेंथ की स्ट्रिप है, वैसे ही मैं छोटे छोटे टुकड़े काटता जाऊं DL का, और उन सभी को अगर मैं जोड़ूं तो क्या मुझे कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड नहीं मिलेगा?
मिल जाएगा सर। तो वही तो कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब, एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब यही हुआ कि तुम छोटे छोटे डीएल को ऐड कर रहे हो तो तुम्हें कंप्लीट एल मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब यही हुआ कि छोटे छोटे डीएक्स को ऐड कर रहे हो तो तुम्हें कंप्लीट एक्स मिलेगा। ओके, निकल जाओ यहां से, बोले ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अभी इस पे आते हैं सर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होगा? हम किसका तो सबको मालूम है, 3 साइन एक्स का होता है सर माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहां पे लिख दिया कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट लगा दो। अगर लिमिट दिया रहता तो कांस्टेंट आता क्या? नहीं सर, नहीं आता। अगर लिमिट दिया रहता तो क्या कांस्टेंट आता? नहीं आता सर। सर कौन, अगर लिमिट नहीं दिया हुआ तो कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्या आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे कंडीशंस लिखे रहेंगे जिससे आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। तो ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है सर। और इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन क्यों होता है मैंने वो भी आपको समझा दिया। देखिए, एक ही जगह पे सारी चीज समझा देना उचित नहीं है, बस आपको इतना मालूम रहेगा तो मैं जब उस वक्त समझाऊंगा तो आपको जब टॉपिक आएगा कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त आपको मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप अगर इतना समझ गए हैं तो काफी है, बिलीव कीजिए, इतना समझ गए हैं तो काफी है। ठीक है सर, समझ गया सर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा वेक्टर के बारे में जानते हैं कि वेक्टर जो हमारे टॉपिक में है। ठीक है, ठीक है। देखिए, जेई के लिए जब हम लोग पढ़ाते हैं वेक्टर तो काफ़ी डिटेल में चलता है क्लास, अराउंड 7 to 8 to 9 क्लासेस वेक्टर के लेने पड़ते हैं। बट ऑलरेडी आप 12th में हैं और ये लेक्चर सीबीएसई 2027 बोर्ड एग्जाम के बेस्ड ये लेक्चर बनाया जा रहा है। तो वेक्टर में भी हमको वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी जो क्वेश्चन जब आएंगे तो वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि ये होता मतलब कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कौन सी वेक्टर को रूल को लगाएंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे ताकि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। तो लिखता हूं मैं वेक्टर, वेक्टर। अच्छा, वेक्टर पे आपके इसके बारे में तो सबको मालूम ही है कि सर वेक्टर होता क्या है। क्योंकि वेक्टर वो चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, हम कहीं फोर्स में अगर मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी मास है कुछ 10 kg, मान लो 10 kg का ब्लॉक। मैंने एक फोर्स लगाया, अगर ये ऐसे किसी पे रखा हुआ, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन का, मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। और मैंने डायरेक्शन, अगर मुझे तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है, तो मैं मान लेता हूं कि इधर मेरा वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या है? ये है आपके यूनिट वेक्टर। लिखते जाइए, अभी समझते जाइए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये आपके आई कैप जे कैप क्या है? आई कैप जे कैप के कैप, इसको कैप बोलते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या है? आपके यूनिट वेक्टर है। ठीक है सर, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड होती है यूनिट वेक्टर का 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ठीक है, इसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। जैसे मैं बोल दूं कि इधर आई कैप होगा, हाँ आई कैप, इधर क्या होगा सर? जे कैप। नीचे की तरफ क्या होगा सर? माइनस जे कैप। इधर क्या होगा सर? माइनस आई कैप। और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सी एक्सिस होती है? अगर भैया ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा सर? जेड एक्सिस। अगर मैं यहां पे इसको मान लेता जेड एक्सिस ले लेता, इसको वाई एक्सिस ले लेता, तो इधर कौन सा होता सर? एक्स एक्सिस। हमेशा दो एक्सिस एक ही प्लेन में होंगे, हमेशा दो एक्सिस। ये जरूरी नहीं कि एक्स और वाई एक ही प्लेन में हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है एक्स और जेड हो तो वाई इसके परपेंडिकुलर होगा। ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन जो तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, वो ये तुम्हारी तरफ जो आ रही है वेक्टर
डायरेक्शन एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है? अगर सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो आपकी तरफ जा रहा है वो कौन सी एक्सिस है? सर वो जेड एक्सिस है। तो ये प्लस जेड हो जाएगा, अंदर की तरफ माइनस जेड हो जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस हो गया तो नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस हो गया। यहां पे प्लस एक्स एक्सिस हो गया तो इधर माइनस एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, मैंने बोला कि 10 न्यूटन का मैंने फोर्स निकाला। आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स हमारी क्या है? सर फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो चीजें आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उसको हमने डिफाइन किया था दो क्वांटिटी को, वो है हमारे वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दो चीजें वेक्टर के पास होती है, मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वैसे मैंने बोल लिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो कोई बोलेगा सर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? क्योंकि फोर्स को डायरेक्शन चाहिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा होगा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? सर मास, हमकी मास तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सर लेंथ, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक सर वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी सर वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन सर वेक्टर क्वांटिटी है। काइनेमेटिक्स में जब आपको पढ़ाया गया होगा 11th स्टैंडर्ड में, सर 11th थोड़ा सा सर दिक्कत है, कोई बात नहीं, दिक्कत है तो यहां पे मैं वो सारी चीजों को मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि फोर्स हमारा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के पास क्या चीज होता है? सर वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मुझे अगर मैं यहां लिखूं कि फोर्स इक्वल टू ये 10, तो मुझे प्लस आई कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सिस को मैंने, अगर ये मेरी एक्सिस है एक्स एक्सिस और यहां पे मैंने मान लिया कि वो वाई एक्सिस है, तो किधर लग रहा है फोर्स? सर ये फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, कि प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस? सर ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो प्लस आई कैप लिख लिया। क्योंकि आई कैप क्या होता है? आई कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, और के कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर इन अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने आपको समझा दिया कि जो वेक्टर हमारे पास है उसके पास दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब आते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज यूज होगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको मिटा दे। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? सर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा, जे कैप हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा, और के कैप हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। ओके, ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। आइए, तो देखिए, आप हमेशा देखेंगे, अगर मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं लेट ए वेक्टर एंड दूसरा है बी वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर है, और ऐसे कोई मैंने वेक्टर ऐसे है, वेक्टर के पास डायरेक्शन हम लोग एरो से इंडिकेट करते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम होगा कि एरो से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें ये लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आती होगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होगा, ठीक है ना? अगर ऐसे डील हो तो इसका मतलब डायरेक्शन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। डायरेक्शन हमेशा आई कैप, जे कैप और के कैप से ही मालूम चलता है। वेक्टर के ऊपर जो लिखा हुआ है ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो क्या इंडिकेट करता है? सर एरो इंडिकेट करता है कि ये एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। बहुत अच्छा बात है। मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये ए एंड बी किसी एंगल पे रखे हुए हैं। ऐसे मान लेते हैं इन दोनों के बीच की एंगल कुछ थीटा है, ठीक है?
तो हमें इनका रिजल्टेंट मालूम करना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर रखे हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी एंगल पे हैं, इंक्लाइंड है एंगल पे, तो हमें इनका रिजल्टेंट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं सर? रिजल्टेंट होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट सम एंगल क्या होता है सर? इसका आप डायरेक्ट लिखो, क्या होता है भाई? फॉर्मूला बोलो सर। ये होता है रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वह थीटा जहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है हमारा थीटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मान लेते हैं हमारे पास दो फोर्स है। एक फोर्स लग रहा है हमारा इधर, समझिए कि एक फोर्स लग रहा है इधर 20 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का। तो इनके दोनों के बीच में एंगल मैं बोलूं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए हमेशा अगर रिजल्टेंट है ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। रिजल्टेंट कहां पे आएगा? रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में आपको ये क्या मिला? ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है भाई। अगर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, अगर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, इफ मॉड ऑफ ए का मतलब कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ऑफ बी, देन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स will be exactly in between। अगर मैं मान लेता कि ए और बी वेक्टर्स दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो रिजल्टेंट आता इनका, रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का एग्जैक्टली इन बिटवीन होता। मतलब यहां से भी θ/2 एंगल पे और इधर से भी θ/2 एंगल पे। और वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर ही आएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर ही आएगा। देखो इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था ना, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर है ऐसे कि एक 10 न्यूटन का वेक्टर है इधर और इधर 20 न्यूटन का वेक्टर है और ये कुछ इंक्लाइंड है एट एन एंगल 30 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इन दोनों वेक्टर का? सर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट अंडर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 10 20 इंटू 20 400 और 400 इंटू कॉस 30। पहला क्लास याद करो, कॉस 30 सर √3/2, सो √3/2। तो यहां से आप कैंसिल करके इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन सर यहां पे तो दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो ये रिजल्टेंट है, ये किसके मैग्नीट्यूड है सर? जो इनका रिजल्टेंट आएगा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ये। जैसे मैंने आपको दे दिया दो वेक्टर है, 10 न्यूटन का एंड 20 न्यूटन का, मान लीजिए दो फोर्स है। तो मैं बोलूंगा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये मेथड लगाओ ना आप, a√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इससे आपको द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर दोनों वेक्टर की वैल्यू मॉड, अगर मॉड का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं कि ये भी 10 न्यूटन रहता, ये भी 10 न्यूटन रहता, तो इसकी एग्जैक्टली इन बिटवीन आती, मतलब यहां से भी 15 डिग्री और इधर से भी 15 डिग्री पे आता। लेकिन क्या ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में? नहीं सर, बराबर नहीं है। तो जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो उस तरफ इंक्लाइंड रहेगा जिस तरफ वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कहीं ना कहीं ये इधर होगा। और इसकी एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं, वो सब भी सिखाऊंगा। ठीक है ना? ये किसकी तरफ झुका रहेगा रिजल्टेंट?
ये अगर रिजल्टेंट है, मान लेते हैं ये 10 न्यूटन का फोर्स है, इसको मैंने F1 मान लिया, इसको मैंने F2 मान लिया, तो ये हमारा FR है। और देखिए किसकी तरफ झुका हुआ है सर, ये 2 की तरफ झुका हुआ है, F2 की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि जो फोर्स है उसकी F2 की वैल्यू वो ज्यादा है, 20 न्यूटन है। और अभी आपने बताया कि अगर दोनों फोर्स की वैल्यू, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रिजल्टेंट जो उनका आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एग्जैक्टली इन बिटवीन आएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी तरफ झुकी रहेगी। क्लियर है? नोट किया जाए, जो भी चीज आपको फायदा लग रहा है आप उसको नोट कर सकते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ है, समझ में आएगा आपको। अब देखिए, तो रिजल्टेंट हमने निकालना सीख लिया। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज पे। मान लीजिए कि एक मेरा वेक्टर है ए वेक्टर इधर, और इसी डायरेक्शन में मेरा बी वेक्टर है। तो अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या बोलूंगा सर, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अगर सेम है, देखो वेक्टर में खूबी क्या होती है ना कि बी को मैं इसके ऊपर रखूं, वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, इधर आगे पीछे शिफ्ट कर सकता हूं, वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, इधर ले जा सकता हूं, इधर ले जा सकता हूं, इधर ले जा सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आगे पीछे भी कर सकते हैं क्या वेक्टर को? हाँ, आगे पीछे भी वेक्टर को हम लोग कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो कि 10 न्यूटन का 10 आई कैप का एक फोर्स लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन का फोर्स है, और एक और फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में, मान लो कि 20 न्यूटन का 20 आई कैप। तो मैं बोलूं कि नेट फोर्स बताओ, तो आप सिंपली ऐड कर देंगे, यहां थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अरे थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है, पैरेलल लाइन होता है उसका एंगल, उसके बीच में एंगल कितना होता है, 0। अरे मैंने अभी जस्ट बोला ना कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, इसके ऊपर शिफ्ट कर दो, थीटा कितना आ गया सर, ये तो 0 हो गया। साइन जी कॉस 0 की वैल्यू वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं सिंपली लिख दूंगा सर इसका रिजल्टेंट क्या आएगा सर, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो मैं बोल दूंगा 10 प्लस 20 दैट इज 30 आई कैप। अच्छा, ऐसा लिखा रहता कि एक वेक्टर तो 20 आई कैप इधर है, दूसरा वेक्टर 10 आई कैप इधर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता सर, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, नेट होगा, नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेट रिजल्ट अगर मान लेते हैं ये फोर्स है कि एक फोर्स 20 आई कैप का उधर लग रहा है, एक 10 आई कैप का इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, एफ नेट हो जाएगा 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस 10 आई कैप। मतलब नेट फोर्स तो 10 आई कैप राइट साइड में ही है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्लस आई कैप में है। तो ये चीज आपने समझ लिया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर है उसी लाइन पे, अरे भैया ये इसी लाइन पे है भाई, क्योंकि वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा है 20 न्यूटन और इधर लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसका भी, इसका रिजल्ट कितना आएगा सर, 10 आई कैप आएगा कि नहीं, इसका भी 10 आई कैप आएगा। वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, आगे पीछे कर सकते हैं वेक्टर को, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लिखे रहेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन सिंपली ऐड कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे देखिए एक आगे की तरफ है एक पीछे की तरफ, तो माइनस कर दीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, आपको नेट रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक, चलिए अब आते हैं
अब थोड़ी सी बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के, जरूरी है। पहले मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, जैसे मैंने एक वेक्टर लिख लिया कि मेरे पास एक R1 एक वेक्टर है मेरे पास, वो क्या है सर, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, ऐसे वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है तो अगर मैं इससे पूछूं कि मॉड ऑफ R1 बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ इस वेक्टर की, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो आप मॉड ऑफ R1 वेक्टर कैसे निकालोगे, सिंपली ऐसे लिख देना है कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप का स्क्वायर करो, रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये आपको मैग्नीट्यूड दे देगा इस वेक्टर का, कितनी वैल्यू है उसकी। ये जो कोई भी लिखा हुआ है ये वेक्टर, ये तीनों डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल में है, i कैप है, j कैप है, k कैप है। तो अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप है ना, उसका होल स्क्वायर करूंगा और रूट के अंदर डाल दूंगा, मतलब रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, जैसे मेरे पास एक फोर्स है, मैंने बोला एक फोर्स है 10 i कैप प्लस 20 j कैप प्लस 30 k कैप, ऐसा मेरा फोर्स है, ठीक है। हमारे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 10 i कैप प्लस 20 j कैप प्लस 30 k कैप। तो मैं पूछूंगा कि बताओ इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, क्योंकि वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा। तो अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है मॉड ऑफ f, तो मैं लिखूंगा रूट अंडर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप का स्क्वायर करो, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, जो भी आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा उस वेक्टर की, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना भी हम लोग सीख गए। दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो उसका हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है। रिजल्टेंट का वो क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड आपको देता है। और सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एग्जैक्टली इन बिटवीन आएगा। मैग्नीट्यूड तो उसी रूल से निकलेगा, रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां तो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल है या अलोंग द सेम डायरेक्शन है, तो उनका रिजल्टेंट आप सिंपली उसको ऐड कर दीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ओके ओके सर, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं कि इसका तो आपको मालूम चल गया कि कैसे करते हैं, ठीक है। हम जो कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालना हम किसी वेक्टर का हम लोग जानते हैं कैसे होता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये मेरा R1 वेक्टर है और एक मैं वेक्टर मान लेता हूं R2 वेक्टर। इसको मान लेते हैं कि A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2 k कैप। डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि मैं डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि मैं R1 डॉट R2 लिखूंगा। अगर इस तरीके से आता है, देखिए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका क्या वैल्यू होता है, मॉड ऑफ R1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ R2 वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 निकालिए, और जो भी एंगल दिया हुआ है, अगर एंगल दिया हुआ है तो हम उसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं इस तरीके से वेक्टर दिया हुआ है, अगर इस तरीके से वेक्टर दिया हुआ है तो हम कैसे इसका निकालेंगे, R1 डॉट R2 क्या हो जाएगा इस केस में, R1 डॉट R2 हो जाएगा सर i कैप को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, j कैप को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, और k कैप को k कैप के साथ मल्टीप्लाई करो। तो a1 इंटू a2 ये लिख देंगे सिंपली, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बस लिखते जाइए। R1 डॉट R2 क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। इसी में यहीं पे लिख दीजिए कि इफ
R1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू R2 वेक्टर, तो अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पे देखिए R1 डॉट R2 का आंसर क्या आ जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो cos थीटा की वैल्यू 90, cos 90 0। इफ R1 परपेंडिकुलर टू R2 देन R1 डॉट R2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करूंगा, ये दोनों चीज लिख लें आप जल्दी से। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है ये हमेशा एक स्केलर हमको मिलता है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा मुझे एक स्केलर देगा। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा मुझे एक स्केलर देगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, समझ गए। अरे भाई हम लोग A1 को A2 आई कैप देखो यहां पे लिखो मॉड ऑफ R1 मॉड ऑफ R2 ऐसे, तो हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूं, नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो R1 डॉट R2 कर रहे हैं, R1 डॉट R2। R1 क्या है सर, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और इसका डॉट कर रहे हैं किसके साथ, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, अब A1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, A1 आई कैप इंटू A2 आई कैप, तो दोनों के बीच में थीटा कितना है सर, आई कैप थीटा 0, तो A1 इंटू A2 और आई कैप तो थीटा कितना है 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा, अब इसको करें, पहले वाले को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करें, A1 B2 आई कैप जे कैप, आई कैप को मतलब एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो दोनों के बीच में यहां जे कैप आई कैप है, यहां पे जे कैप है, थीटा कितना हो जाएगा सर, आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप, थीटा तो 90 होता है सर, तो cos 90 सर, cos 90 तो 0 होता है, तो ये टर्म आएगा क्या, A1 B2 आएगा क्या, नहीं सर नहीं आएगा। उसी तरीके से A1 आई कैप C2 के कैप, अगेन आई कैप और के कैप में एंगल कितने का होता है सर, जो तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई कैप का अगर जे कैप के साथ करें मल्टीप्लीकेशन, या आई कैप का अगर के कैप के साथ करें तो वहां पे 0 आना ही है। सेम वे आप जे कैप को के आई कैप के साथ करेंगे तो उसका भी 0 आएगा, जे कैप का जे कैप के साथ ही आएगा, तो ये हो जाएगा B1 B2 और एक आ जाएगा C1 C2, B1 B2 प्लस C1 C2, यही तो लिखा है मैंने। क्लियर है कि अगर दो वेक्टर, अगर तीसरा चीज मैंने बताया कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और यहां से कभी कभी आपको वो हो सकता है कि आपको थीटा मालूम करना पड़े, तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 इंटू मॉड ऑफ R2। ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर है। नोट कर ले यहां से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ओके, ओके सर, आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। बस इंफॉर्मेशन लिखते जाइए, मैं तो वहां पे समझाऊंगा ही। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट आपको क्या मिलने वाला है, वो सर तो स्केलर मिलेगा। स्केलर मिलेगा मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन होगा क्या, नहीं सर, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होने वाला है। हम कि क्या कोई डायरेक्शन होगा क्या, दो अगर डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्टेंट तुम निकालोगे तो क्या तुम्हें उसका कोई डायरेक्शन मिलने वाला है, नहीं सर, उसका कोई भी डायरेक्शन मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक
स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ दो अगर वेक्टर मैं लिख लेता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ये भी एक वेक्टर ही आएगा, सी वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा एक वेक्टर ही मिलने वाला है। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो स्केलर मिलने वाला है, वेक्टर नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिले, एक ऐसा टर्म मिलेगा जिसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। एंड इन दिस कंडीशन दिस सी वेक्टर is perpendicular to A vector and this C vector is also perpendicular to V vector। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। A क्रॉस B अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, और वो जो वेक्टर मिलेगा वो A पे भी परपेंडिकुलर होगा और B पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है आई कैप, ये है जे कैप वाई एक्सिस, और इधर की तरफ के कैप है। इसको मैं अगर इसमें डिनोट करना हो तो मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, ऐसे कि के कैप है। इधर सर माइनस के कैप होगा, इधर सर माइनस जे कैप होगा, इधर सर माइनस आई कैप होगा। अरे भाई, इसको डिनोट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ना इस टाइप से, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर है ना, उसका अगर रिजल्टेंट मालूम करना है तो हमको मालूम है कि वहां भी एक वेक्टर आने वाला है। अच्छा, ये चीज आप लिख ही लीजिए कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं लिखता हूं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका क्या वैल्यू होता है सर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, अच्छा, मॉड ऑफ बी वेक्टर, अच्छा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए यहां तक आपको क्या मिल गया, मॉड ऑफ ए मतलब ये भी मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ बी ये भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, साइन 30 डिग्री साइन 40 डिग्री, और एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन, मतलब ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया, ये डायरेक्शन आ गया। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। भैया एन कैप क्या है हमारा, ये सर है यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1, तो 1 इंटू ये मैग्नीट्यूड, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 8 आई है तो 8 एन कैप, तो एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है। और कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे एन कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका होता है एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन वेक्टर। एन कैप का होता है एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये आपको मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया, और ये है यूनिट वेक्टर जो कि आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो हमने देखा कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस करेंगे तो वो भी एक वेक्टर ही आता है, वो भी एक वेक्टर आएगा, और जो वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास सी आता है तो सी ए पे ही परपेंडिकुलर होगा और सी बी पे ही परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा में दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी, मान लेट अस वेयर थीटा इज द, जहां पे थीटा यहां पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। नोट डाउन करते चलिए सभी को, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैं यहां पे आपको कुछ चीजें समझाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया तुम मुझे बताओ आई क्रॉस जे कैप का वैल्यू क्या आएगा, बार बार आपको आना पड़ेगा। तो आई से हम लोग किधर जा रहे हैं, जे की तरफ। अरे भैया ये है ना, ये वाला हटाओ, ये अभी मिटा देता हूं मैं, अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि के कैप हमारा ऐसे है, तो मैं आई से आई, देखिए राइट हैंड क्रॉस योर फिंगर फ्रॉम आई टू जे, I cross J, the thumb will give you the direction of the vector resultant.
कर्ल योर फिंगर फ्रॉम I to J, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो किधर आ रहा है सर, प्लस के कैप, इधर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ माइनस, I क्रॉस J प्लस के, सर इसका हो जाएगा प्लस के कैप। नहीं तो हमारे पास एक टेबल भी होता है, I कैप, ये हटाइए। मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई J क्रॉस I क्या होगा? सर J से कर्ल योर फिंगर फ्रॉम J टू I, थंब किधर जा रहा है? J टू I, थंब किधर है सर? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन क्या, कौन सी एक्सिस है सर? Z एक्सिस है। सब बाहर वाली प्लस के कैप है, अंदर वाली माइनस के कैप है, तो माइनस के कैप। और आपको दिख रहा है कि I क्रॉस J का रिजल्टेंट क्या आया? के कैप आया। I कैप क्रॉस J कैप का रिजल्टेंट क्या आया? के कैप। और मैंने बोला था जो भी आएगा वो परपेंडिकुलर होगा बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। आप देख सकते हैं कि ये जो के कैप है वो I पे भी परपेंडिकुलर है और J पे भी परपेंडिकुलर है। I पे भी परपेंडिकुलर है और J पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मुझे आप बता के दिखाइए, मुझे ये बताइए कि J कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू क्या होगा? के कैप क्रॉस माइनस I कैप का वैल्यू क्या होगा? ये दो का जल्दी से वैल्यू बता के दिखाइए। J कैप क्रॉस के कैप एंड के कैप क्रॉस माइनस I कैप, इसका वैल्यू बता के दिखाइए। ओके सर, थोड़ा सा क्योंकि फिगर यहां पे क्लियरली थोड़ा नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप ये चीज को रख लें। मैं डायग्राम डोनेट कर देता हूं, ये चीज आप दिमाग में रखें। यहां पे I कैप लिखे, यहां पे J कैप लिखे और यहां पे के कैप लिखे और ऐसे एरो बनाए, I क्रॉस J क्रॉस I, के क्रॉस I, ऐसे। अब देखिए I क्रॉस J क्या मिला? के मिला। J क्रॉस I तो पीछे से जा रहे हैं तो माइनस के आ जाएगा। अरे भैया ये मेरा एक सर्किल है, अगर उल्टा चलेंगे तो माइनस लगा देना। देख रहे हो कैसे जा रहे हैं? I से J जा रहे हैं, J से K जा रहे हैं, K से I जा रहे हैं। अगर उल्टा मान लो कि J क्रॉस I, J से I की तरफ जाए तो क्या मिला तुम्हें? K, तो माइनस के लगा देना। जैसे तुमने बोला कि J क्रॉस K कैप, J क्रॉस K क्या मिलेगा? प्लस I कैप। सर K क्रॉस माइनस I, K क्रॉस I मिलता, समझ में आ रहा है? बोलिए। K क्रॉस I क्या मिल जाएगा आपको? सर ये तो प्लस J कैप मिल जाएगा। K क्रॉस I प्लस J कैप मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका I कैप, ये हो गया आपका J कैप, इधर क्या आ गया? K कैप। देखिए I क्रॉस J विल K तो यही है ना परपेंडिकुलर, J क्रॉस I माइनस के अंदर की तरफ। सर J क्रॉस K प्लस I कैप। सर J क्रॉस माइनस के माइनस I, J है J क्रॉस माइनस I, J क्रॉस माइनस I प्लस के, J से माइनस I इधर, J क्रॉस माइनस I प्लस के। ट्राई कीजिएगा एक चीज, ये चीज करने का आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, यह सारी चीजें मैंने आपको लिख दिया है, आप यहां से नोट डाउन कर लें। ओके
नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो भाई, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो उसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। आपको एक टर्म आता है ऑर्थोगोनल, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब कि वो परपेंडिकुलर है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो वो क्या, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है कि दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। आप ये सब टर्म देखते होंगे, ठीक है, इतना नोट कर ले, हर रोज मैं यही बोलता हूं। अच्छा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखा दिया, दैट इज रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखा हुआ है, अगर कोई वेक्टर हमारा ऐसे लिखा हुआ है कि एक कोई वेक्टर है, मैंने मान लिया कि अगर वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे सर? इसका मॉड होता है रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, नोट डाउन करें, इस सब चीज को नोट डाउन करें। ठीक, अब आते हैं, देखिए पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हम समझ गए। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि आगे जाके दिक्कत ना हो। एक तो मैंने लिख दिया कि ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि ऐसे दो वेक्टर दिया हुआ है कि हमारे पास है एक वेक्टर R1, कोई वेक्टर है, वो दिया हुआ है कि A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और हमारा R2 वेक्टर दे दिया हुआ है कि A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ऐसे दे दिया। और मैंने आपको बोला कि R1 क्रॉस R2 बताओ भाई, R1 क्रॉस R2 बताओ क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है ना, आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा होगा, हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। यहां पे आप लिख दीजिए मॉड, एक बना दीजिए एक डब्बा। अच्छा, यहां पे लिख दीजिए आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स, जिस तरह से आप डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, आपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा होगा, आप 12th में हैं तो वो चीज आपको ऑलरेडी पता होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे निकालेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लिया। यहां पे लिख दीजिए A1 A2, B1 B2, C1 C2, लिख दिए? लिख दिए सर। सर इसकी वैल्यू बताओ ना, आप क्या लिख रहे हो? हम वही बता रहे हैं भाई, R1 क्रॉस R2 लिख रहे हैं। अच्छा, ये लिखने के बाद अब इसका क्या करें आप? अच्छा, ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट्स आपको ओपन करने आता है, कैसे कर रहा हूं देखते जाइए, अभी आप नोट कर लीजिए, वो जरूरी है। मैं क्या करूंगा, इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं आई कैप, देखो यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। डिटरमिनेंट्स में आपके टीचर ने आपको बताया होगा, या तो आप रो से ऑपरेशन कीजिए या कॉलम से उसको डिटरमिनेंट्स को ओपन कीजिए। या मैं रो से ओपन करूंगा या मैं उसको कॉलम से ओपन करूंगा। मैं रो से ओपन कर रहा हूं, देखिए प्लस मैंने बोला, यहां पे अगर प्लस है तो यहां माइनस है तो फिर प्लस, अल्टरनेट आएगा, तो प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। अच्छा, ये रो को छोड़ो, आई कैप, जे कैप, के कैप वाला रो को छोड़ दीजिए। सर छोड़ दिया, और उस कॉलम को भी भूल जाओ। सर ये कॉलम भी भूल गया। अरे भैया, आपने आई कैप लिखा ना, तो जिसमें ये जिस रो में ये आई कैप है उस रो को पूरा कंप्लीटली भूल जाइए। सर भूल गया, और उस कॉलम को भी आप भूल जाइए। सर ये कॉलम जिसमें A1 A2 है क्या, हम कहें हाँ, उस कॉलम को भी भूल जाओ। अच्छा सर, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या? B1 C2 माइनस B2 C1। ये सर याद आ रहा है, तो डिटरमिनेंट ऐसे करते हैं ना, एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को। हम क्या, सही बात बोल रहे हो। अच्छा, प्लस हो गया तो अब क्या है सर? माइनस जे कैप। इस रो को भूल जाइए जिसमें जे कैप है, भूल गया सर। उस कॉलम को भूल जाइए जिसमें जे कैप था, भूल गया सर। बच क्या गया सर? A1 C2 माइनस A2 C1।
A1 C2 माइनस A2 C1। अच्छा, तो ये प्लस आई माइनस जे, उसके बाद क्या आने वाला है प्लस के कैप। तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, प्लस के कैप। के कैप क्या होगा सर, वो रो को भूल जाइए जिसमें के कैप है, हम के यहां भूल गया। वो कॉलम को भूल जाइए आप सर जिसमें के कैप है, हम के भूल गया। तो क्या बच गया सर, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। और ये आपका A क्रॉस R1 क्रॉस R2 का आपका वैल्यू हो जाएगा। देखिए रिजल्टेंट ऑफ R1 क्रॉस R2, मैंने बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो भी आपको वेक्टर ही देगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको एक वेक्टर मिला है। वेक्टर क्या मिला है सर, B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप। अच्छा, माइनस, अगर इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं, माइनस को मैं अंदर, चाहे ऐसे छोड़ दो, माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 जे कैप प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। तो क्या ये वेक्टर नहीं मिला, आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है सर, ये तो रिप्रेजेंट करता है, आई कैप का कोफिशिएंट है कुछ, जे कैप का कोफिशिएंट है कुछ, और के कैप का कोफिशिएंट है कुछ। तो ये उसी तरह से लिखा हुआ है ना, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो रिप्रेजेंट करता है सर एक वेक्टर। अगर आई कैप जे कैप के कैप लगा हुआ है तो वो तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हम कि हाँ। तो ये जो A क्रॉस B, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से, अगर दो वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है और उसका अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं जल्दी से लिख लीजिए इसको। ठीक है, यहां है A1, A है A1 C2, ठीक, आइए। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी जान लिया, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी जान लिया, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकलता है वो भी हमने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक छोटा सा चीज बच गया है, वो आपको ऑलरेडी आता ही होगा, बट मैं एक बार चीजें समझा देता हूं उसको भी। देखिए, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर, एक फोर्स है ऐसा, और ये फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर मान लेना है, और ये मान लेते हैं किसी एंगल पे इंक्लाइंड है थीटा ऐसा। तो इस टॉपिक का नाम हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मैं बोलूंगा, रिजॉल्विंग वेक्टर, रिजॉल्विंग वेक्टर कैसे। तो ये वेक्टर किसी, जो f एक वेक्टर है, वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लीजिए इसको। हमेशा एक ट्रायंगल का पार्ट होता है, हम लोग बनाते नहीं है, टीचर लोग भी बोलता नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ट्रायंगल का पार्ट है। इसमें जो ये लेंथ है ना, ये है f cos थीटा, और ये जो लेंथ है एक्चुअली इधर आएगा, ये हो जाएगा f sin थीटा। ऐसे हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो f sin थीटा का लेंथ कितना है, ये लेंथ है f sin थीटा। तो अगर मैं प्रूव कर दूं, अगर tan थीटा क्या होता है सर, दिस बाई दिस। देखिए f sin थीटा डिवाइडेड बाई f cos थीटा, सर f कट गया, क्या आपको tan थीटा नहीं मिल गया। ऐसे हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई वेक्टर है, उसका जो कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल होगा, या मैं बोल सकता हूं द साइड्स व्हिच कंटेन द एंगल, वो साइड जो एंगल को कंटेन करता है वो cos थीटा के साथ खुलेगा। मतलब f का, अगर ये जो वेक्टर f है हमारा, ये हमारा जो वेक्टर f है, ये कौन सा साइड कंटेन कर रहा है
सर ये वाला साइड कंटेन कर रहा है, मतलब ये थीटा कौन सा साइड कंटेन कर रहा है? सर ये हॉरिजॉन्टल वाला साइड कंटेन कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल वाला साइड कंटेन करेगा तो मैं बोलूंगा कि ये कितना होगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगी एफ साइन थीटा। जैसे मैंने बोला, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा होगा कि एक पार्टिकल है, उसको किसी v वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंक दिया, तो हम लोग क्या करते थे, इस v का दो कंपोनेंट निकालते थे। इधर क्या होता था v cos थीटा, इधर क्या होता था v sin थीटा। तो जो v cos थीटा का लेंथ होगा वो हमेशा यहां से प्रोजेक्शन निकालने के बाद ये जो लेंथ है वो v cos थीटा है और ये जो लेंथ है वो है v sin थीटा। थीटा क्या है? थीटा तो आप देख रहे हैं कि जितना एंगल पे ये वेक्टर इंक्लाइंड हुआ है, कितने एंगल पे ये वेक्टर इंक्लाइंड है, कहां से? हॉरिजॉन्टल से। सर अगर मान लेते हैं ऐसा रहता, तो मान लेते हैं कि ये ऐसा रहता, ये v वेक्टर है और इधर से इंक्लाइंड है थीटा, तो इसकी इस टाइम ये वाला हो जाता, ये होता v cos थीटा और ये क्या हो जाता सर? ये हो जाता v sin थीटा। सर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ नहीं बता रहे, वही बताया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज नथिंग बट द पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का वो तरीका है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आता है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जितनी होती है वेक्टर की आपको यूज होना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया और काफ़ी चीज़ें आपको आती होगी ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ऑल इंडिया बैच जो फिजिक्स में मैंने डाला है, ऑल इंडिया बैच के नाम से आएगा, तो उसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिजिक्स का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज कूलम्स लॉ। और विश्वास कीजिए, आप ये तीनों लेक्चर अगर पढ़ के आएंगे ना, जो भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का किया है फिजिक्स में, जो लेक्चर डाले हैं, 3 लेक्चर डाले हैं, 3 लेक्चर ये आप शुरू से एक बार बैठिए पेन कॉपी कलम लेके, अगर आपको चीजें आती है तो 2x के स्पीड में आप उस चीज को देखिए। बिलीव कीजिए, जब आप आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाने, जो पढ़ने, हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। बिहारी भाषा में बोल रहे हैं क्या? गर्दा उड़ा देंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक यू।